6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला था वी एवरेज इज इक्वल टू x1 प्लस x2 हो जाएगा डिवाइड बाय x1 बाय v1 प्लस x2 बाय v2। इस तरह का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसके बाद जैसे x1 x2 कितना हो जाएगा 1/3x प्लस 2/3x अपॉन x1 हो जाएगा 1/3x इंटू v1 कितना है आपका 3 प्लस 2x/3 इंटू कितना स्पीड है 6। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ऊपर का हो जाएगा सम x, सो दिस इज द सम x। तो ये हो जाएगा x, यहाँ से x कॉमन निकलेगा, बचेगा आपका 1/9 प्लस 2/18, ठीक है। 1/9 प्लस 2/18, इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे तो x x गेट कैंसल, यहाँ पे बचेगा आपका 1/2/18 प्लस 2/18, ठीक है। एलसीएम सेम कर दिया, अब 18 ऊपर जाएगा, कॉमन डिनोमिनेटर होगा 2 प्लस 2 4, तो 18/4, तो 4 4 जा 60 बचा 2 20, 4.5 मीटर पर सेकंड बराबर है, इतना ही आया। ओके, सो दैट विल बी द एवरेज स्पीड। अगर इस तरह का कोई स्प्लिटिंग वाला क्वेश्चन आया तो उसके हिसाब से सॉल्व करना है, ठीक है। अब आपको एक थोड़ा डिफिकल्टी लेवल का प्रॉब्लम दे दूं, ऐसा नो, कोई डिफिकल्टी लेवल का प्रॉब्लम दे दूं, दूं कि नहीं। ट्रेन, आप बोल नहीं रहे हो यार, कुछ डिफिकल्टी लेवल का प्रॉब्लम दूं कि नहीं दूं। हाँ, देखिए फिर, अ ट्रेन क्रॉस अ पोल विथ 60 मीटर किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो एक पोल है जिसको ट्रेन क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं 60 किलोमीटर पर आवर, एंड द एंड ऑफ ट्रेन क्रॉस द सेम पोल विथ 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 80 किलोमीटर पर आवर से क्रॉस करता है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, with constant acceleration, then find the speed of train when pole will be at middle of the train। क्वेश्चन दिख रहा है सबको, क्वेश्चन दिख रहा है सबको, क्या लिखा है, a train cross a pole with 60 kilometer per hour and the end of the same train cross the same pole with 80 kilometer per hour with constant acceleration, then find the speed of a train। स्पीड निकालना है ट्रेन का, कब निकालना है बताओ। स्पीड ऑफ अ ट्रेन व्हेन पोल विल बी एट मिडल ऑफ द ट्रेन, मतलब बीच में, जब पोल बीच में आ जाएगा ट्रेन आगे आगे भागेगी और पीछे पीछे पोल जाएगा, तो पोल जब मिडल में आ जाएगा तो उस टाइम में ट्रेन की स्पीड कितनी रहेगी। क्या करोगे बताओ।
आवाज आ रही है मेरी? अरे इसमें कुछ बोलते जाओ यार। तो कैसे करोगे, क्या लॉजिक लगाओगे? माइक ओपन रखो। 1/x कैसे आएगा? देखो थोड़ा सा मैं ग्राफिकली बता देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इसलिए ज्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन, आपको काइनेमेटिकल इक्वेशन भी यूज करने पड़ेंगे। देखो मैं मान लेता हूँ कि ये पोल है, ठीक है। जब ये पोल को पहला पॉइंट क्रॉस करता है तो इसकी स्पीड होती है 60 किलोमीटर पर आवर, बराबर है, पहले पॉइंट को क्रॉस करता है। जब एंड वाला पॉइंट करता है तो टोटल लेंथ कितनी होगी इसकी, सपोज टोटल लेंथ एक्स पकड़ लेते हैं ट्रेन की, बराबर है कि नहीं? यस और नो? हाँ। और लास्ट वाले पॉइंट की कितनी होगी, 80 किलोमीटर पर आवर होगी, ऐसा मान लेते हैं। और पोल बीच में है सपोज, ठीक है। अब मुझे बताओ पोल से पहले एंड का और दूसरे एंड का, मतलब फ्रंट का और एंड का डिस्टेंस कितना होगा, आधा आधा होगा क्योंकि पोल मिडल में, x/2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, x/2। करेक्ट है कि नहीं है? हम्म। अब अगर ये होगा तो इसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं, देखिए इसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा फिर आगे, हमें थोड़ा सा अप्लाई करके देखना है। एक्सलेशन कैसा है इसका, कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन। तो यहाँ पे मुझे बताओ x/2 इक्वल है, ये दो कंडीशन हमें सेटिस्फाई होती है। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे स्पीड कितनी है, v है, मुझे पता नहीं कितनी है, मैंने लिख दिया v स्पीड है, ठीक है, वो जो निकालनी है हमें। क्लियर है? क्लियर है क्या? तो जो स्पीड निकालनी है वो मैंने वहां पे दे दी है suppose। अब देखिए क्या होगा फिर बताओ, और क्या हो सकता है। अब देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन कांस्टेंट है, आपने काइनेमेटिकल इक्वेशन पढ़े होंगे। यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस है, स्पीड निकालनी है, तो दो इंटरवल आ रहे हैं आपके, एक यहाँ से लेके यहाँ तक x/2 का और यहाँ से लेके यहाँ तक x/2 का। तो हमें वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, डिस्टेंस पता है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है ये भी पता है हमें। तो मुझे बताओ ऐसा कौन सा इक्वेशन है जो हम काइनेमेटिक इक्वेशन थे ना, वो तीन इक्वेशन थे, इक्वेशन ऑफ मोशन हमने 9th में पढ़े थे, उसमें से कौन सा लगाओगे आप? बोलो। नहीं ना, काइनेमेटिकल इक्वेशन बोल रहा हूँ मैं, एक्सेलरेशन वाले जो इक्वेशन थे। देखो यहाँ पे मैं लेता हूँ फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। यस, ये वाला फॉर्मूला पता है आपको? बराबर है, ये फॉर्मूला पता है? यार, क्या लेट ज्वाइन। हाँ, 9th में पढ़ा है ये। अब देखो ये यस मतलब डिस्टेंस है तो x/2, तो मैं लिख लेता हूँ x/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले यहां से लेके इसके इस इंटरवल के लिए लेते हैं, ये वाला क्या हो जाएगा, x/2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो ये इनिशियल होगी, ये फाइनल होगी, तो वी स्क्वायर माइनस यू कितना है 60 स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर में है दोनों तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज इक्वल टू 2a इंटू x/2, बराबर है। Yes or no? तो x/2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर अपॉन 2 ये आ जाएगा। ऐसे में डायरेक्टली दूसरे इंटरवल के लिए लिखो तो क्या हो जाएगा बताओ, ये इनिशियल है ये फाइनल है, तो हो जाएगा 80 स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2a। करेक्ट और नॉट? दिस इज फॉर फर्स्ट, दिस इज फॉर सेकंड इंटरवल। ये समझ में आया कि नहीं, पहले बता दो इक्वेशंस।
बाहर जा रही थी, चलो कैमरे के अंदर कर, आ गए अंदर। हाँ, दोनों इक्वेशन समझ में आया कैसे किया हमने? पहले इंटरवल को एक लगाया 60 और v को, बाद में v और 80 को लगाया, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो क्या आता है। मुझे पता है x/2 तो सेम है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। क्या होगा, v स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर अपॉन 2a मस्ट बी इक्वल टू 80 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन 2a। 2a गेट कैंसिल, यहाँ का माइनस वी स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा, तो 2v स्क्वायर इज इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। क्लियर है? ऐसा नो? हाँ, अब ये होने के बाद 80 का स्क्वायर कितना होगा, 6400 प्लस 60 का, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2 डिवाइड बाय 2 कर दिया इधर का। अब ये कितना हो जाएगा, 10,000 डिवाइड बाय 2 वी स्क्वायर के बराबर आएगा। क्लियर है? क्लियर है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू 5000, तो v कितना आएगा आपका, अंडर रूट ऑफ 5000। कितना आता है अंडर रूट ऑफ 5000, देखो करके। देखो 70 का आता है, 7 का आता है 49, तो 70 का होगा 4900, बराबर है। 70.12 कुछ आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली मैं 70 के करीब लिख ले, 70 पॉइंट। ठीक है, ये हो गया आपका मीटर पर सेकंड स्पीड होगा जब वो मिडल में आएगी तब। क्लियर है? क्लियर है? तो इस तरह का एग्जाम्पल होगा, और एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप लिख लीजिए। लिखोगे, सॉल्व करके देखोगे इसको? राइट डाउन। कार, आवाज आ रही है क्या? स्क्रीन क्लियर दिख रही है? हेलो, स्क्रीन क्लियर दिख रही है क्या? चलो लिखो, 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन, 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन is moving with a uniform velocity, is moving with uniform velocity, is moving with uniform velocity of 45 kilometer per hour, of 45 kilometer per hour। क्या हुआ? 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन, 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन is moving with uniform velocity 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर। देखा? The time taken by the train to cross, the time taken by the train to cross, to cross देख लिया? The bridge, the bridge of length 850 meter, bridge of length 850 meter, bridge of length 850 meter। निकालो।
40 कितना बोला था, मैं भूल गया। 45 कुछ बोला था ना, 45 किलोमीटर पर आवर बोला था। कितना आया? 400 400 सेकंड। ओके, क्या क्या दिया हुआ है आपको? ट्रेन की लेंथ दी है। ट्रेन की लेंथ कितनी है, ये मान लेते हैं ट्रेन की लेंथ है ना? ट्रेन की लेंथ कितनी है? 150 मीटर। और ब्रिज की लेंथ कितनी है? यहाँ पे ब्रिज मान लेते हैं इसको, 850 मीटर, बराबर है। अब ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हो गई, कितना स्पीड है उसका? 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अगर वो उसका ये है, तो अभी मुझे बताओ टोटल कितना ये करेंगे हम? टोटल कितना? हाँ करेक्ट, वेरी गुड। तो टोटल कितना करेगी वो, टोटल लेंथ उसको, क्योंकि क्या होता है, देखिए ट्रेन स्टार्ट होगी, ब्रिज के ऊपर जाएगी, तो ट्रेन का फर्स्ट एंड और ब्रिज का फर्स्ट एंड एक साथ होगा, फिर पूरी ट्रेन ब्रिज के ऊपर आएगी, फिर क्रॉस करने लगेगी, तब ये वाला एंड जो है यहाँ आएगा, और फिर ये वाला एंड यहाँ पे चला जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा उसको? टोटल डिस्टेंस होगा आपका 850, मतलब 850 प्लस 150, बराबर है। तो ये हो जाएगा कितना? 1000 मीटर हो जाएगा, बराबर है। हाँ, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं अभी, अब किलोमीटर कर लेते हैं इसको, तो 1 किलोमीटर हो जाएगा डिस्टेंस। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना आएगा आपका? 1/45 आवर। आवर में मिलेगा अभी टाइम, क्योंकि हमने यूनिट सिस्टम चेंज नहीं की। अगर ये मीटर में लिया होता तो आपको ये किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड में करना पड़ता। क्लियर है? हाँ, लेकिन हमने ये 1000 अगर रखना है आपको, अगर 1000 वैल्यू रखी होती तो आपको किलोमीटर पर आवर भी करना पड़ता, लेकिन आपने वो 1 किलोमीटर कर दिया, इसलिए यूनिट सिस्टम सेम हो गई। correct होगा? हाँ बोलिए। तो ये कितना आ जाएगा? 0.0, 100 हो गया, 45 टू 90, बचा 10 और 2 आवर्स हो जाएगी, 0.002 आवर्स। तो 1 आवर इज इक्वल टू कितना होता है टाइम, अगर आपको सेकंड में निकालना है या फिर मिनट में निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 0.022 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका मिनट में आ जाएगा, बराबर है। 1/45 बराबर है ना, 0.02 आएगा ना? यस और नो? हाँ, तो अगर हमें आवर्स में नहीं चाहिए, मिनट में बोला होगा, तो मिनट से मल्टीप्लाई कर दो, आपको जो भी आंसर मिलेगा दैट इज इन मिनट। ठीक है। अगर आप और 60 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड में मिल जाएगा। इस तरह का ये एग्जांपल होगा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अब जाते हैं हम इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी की तरफ। इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी क्या होती है? इंस्टैन्टेनियस का मतलब होता है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हाट विल बी द वेलोसिटी, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। जो भी है आप निकाल लेना बाद में, ठीक है। एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो इसको एक नाम दिया जाता है, दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एज इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। हम देख लेते हैं इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। अब देखिए इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी मतलब क्या होती है, मुझे बताओ
आप जब कहीं घर से गाड़ी लेके निकले हो, सपोज मान लेते हैं कि गाड़ी निकले हो, तो हर जगह पे आपकी वेलोसिटी सेम रहेगी? हर जगह पे आपकी वेलोसिटी सेम रहेगी? नहीं, नहीं रहेगी, करेक्ट है। अगर सेम नहीं रहेगी इसका मतलब हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपकी वेलोसिटी सेम नहीं है। हाँ, इसका मतलब आपको हर एक टाइम पे जो वेलोसिटी आपकी रहेगी दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहां से निकला और मुझे 1 घंटा लगता है मार्केट जाने के लिए, सपोज मान लेता हूँ, तो मेरी 15 मिनट के बाद कुछ वेलोसिटी होगी, 20वें मिनट में कुछ वेलोसिटी होगी, 25वें मिनट में कुछ वेलोसिटी होगी, 26वें मिनट में और कुछ वेलोसिटी हो जाएगी। So what happens here actually? The velocity is goes on changing at each and every instant of time. But suppose anybody asks me, what is your velocity at 30 second? At t is equal to 30 second. तो मुझे तो आंसर देना पड़ेगा पर्टिकुलरली कि इस टाइम पे मेरी इतनी थी, करेक्ट और नॉट? यस और नो? सो दैट इज नथिंग बट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हम क्या लिखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? इट इज द वेलोसिटी एट पर्टिकुलर instant of time t, instant of time t, ठीक है। पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो वेलोसिटी होगी दैट इज कॉल्ड एज अ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं इसका। मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे एक टाइम एक्सिस है, दैट इज सपोज टाइम, और ये हमारा वेलोसिटी का एक्सिस है। अब मैंने क्या किया है कि एक ग्राफ निकाला मोशन का, कि क्या हो रहा है कि इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक है। ये दैट इज द ग्राफिकल नेचर ऑफ motion of that particular, that is the graphical nature of motion of that particular object। ये ग्राफ मैंने प्लॉट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, ये अगर मैं मान लेता हूँ ये टाइम t1 है, तो इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी इतनी थी, ये सपोज t1 ले लेता हूँ। ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई एक टाइम t2 है, तो t2 पे इसकी वेलोसिटी यहाँ पे इतनी होगी। बट अब जब हम कोई ड्राइव कर रहे हैं और हमारा पाथ हो रहा है, तो हम तो टाइम तो मेजर नहीं करेंगे, लेकिन किसी ने अगर पूछ लिया कि टाइम पे आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इंस्टेंटेनियस एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, अब ये क्या होगा, ये ग्राफ मतलब कोई ना कोई इक्वेशन होता है कि इस इक्वेशन के हिसाब से आपकी मोशन चल रही है। मतलब डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ आपका टाइम हो सकता है, मतलब टाइम के साथ जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी वैसे वैसे आपको क्या मिलेगी, अलग अलग वेलोसिटी मिलेगी हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। अब मान लेते हैं कि इस ग्राफ के ऊपर एक ग्राफ कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैं मान लेता हूं इस पी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। देखिए, अब जब मैं ग्राफ निकाल रहा हूं तो वेलोसिटी हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट निकालते हो तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर रहेगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर रहेगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर रहेगी। तो क्या मिल रहा है आपको, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम जब आप टेंजेंट निकालते हो किसी भी ग्राफ में, दैट टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम t। अब मुझे बताओ, अगर किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज द वेलोसिटी एट p, p पे वेलोसिटी क्या होगी, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, मुझे सपोज यहाँ की वेलोसिटी, यहाँ का टाइम पता है और यहाँ का टाइम पता है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ t1 और यहाँ पे मान लेता हूँ t2, लेकिन p की पता नहीं है। तो p पे अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, देखो, अगर मैंने इस टाइम ड्यूरेशन को कम कर दिया, ये वाला टाइम ड्यूरेशन कम कर दिया, मतलब t2 माइनस t1 टेंड्स टू 0, तो t2 माइनस t1 क्या लिखेंगे हम, हाँ, तो डेल्टा t हो जाएगा आपका t2 माइनस t1 चेंज इन टाइम। अगर मैं इसको जीरो की तरफ, लिमिट किसके तरफ जाता है, जीरो की तरफ, जीरो नहीं करूंगा लेकिन दोनों के बीच का टाइम जीरो लगाऊंगा, तो मैं कहां पे पहुंचूंगा, t1 से p की तरफ और t2 से p की तरफ। बात समझ में आ रही है?
ये समझ में आया कि नहीं, आप पहले बता दो। हाँ चलो। अब देखो, जैसे हमने क्या किया, T2 माइनस T1 मतलब टाइम इंटरवल जीरो किया। तो टाइम इंटरवल जीरो करना है मतलब क्या होना चाहिए, एक तो T2 T1 के बराबर होना चाहिए या T1 T2 के बराबर होना चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बोथ आर डिफरेंट टाइम। करेक्ट और नॉट? मुझे P पे टाइम निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, T1 को थोड़ा बढ़ा दूंगा और T2 को थोड़ा कम कर दूंगा, और दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो मैं P पे पहुंच जाऊंगा। ऐसा और नो? ऐसा, मैं T को थोड़ा बढ़ा दूं और T2 को थोड़ा कम कर दूं, तो T2 माइनस T1 अपने आप कम हो जाएगा ना। देखो, टी मान लेता हूँ T1 1 है और T2 10 है, तो 10 माइनस 1 9 होगा। अगर मैं 1 को 4 कर देता हूँ और 10 को 5 कर देता हूँ, तो 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 1। अब मैं एक चीज आपको बता, थोड़ा न्यूमेरिकल के हिसाब से बता देता हूँ। देखो, मैंने बोला है कि T2 आपका कितना है, 10 सेकंड है, और T1 आपका कितना है, सपोज 1 सेकंड है। अगर इसका डेल्टा टी कितना आएगा आपका, 9 सेकंड आएगा, बराबर है। अभी दूसरा देखना है हमें, अगर मैंने इसको बढ़ा दिया, सपोज मैंने इसको 4 कर दिया, T1 कर दिया 4 सेकंड और T2 कर दिया मैंने 5 सेकंड, अब इसका डिफरेंस कितना आएगा, डेल्टा टी 1 सेकंड आएगा, बराबर है कि नहीं है? अब मुझे बताओ, 9 सेकंड में सबसे ज्यादा टाइम इलैप्स होगा कि 1 सेकंड में सबसे ज्यादा टाइम इलैप्स होगा? इंस्टेंट टाइम कौन सा होगा, 9 सेकंड के ऊपर कि 1 सेकंड के ऊपर? बोलो। मैंने जो बोला है वो आपको समझ में आएगा, पहले बता दो। दिमाग के ऊपर से जा रहा है, वो जाएगा ही। अब देखिए, 1 to 2 में नंबर ज्यादा होगी कि 1 to 9 में नंबर ज्यादा होगी? अगर मैंने आपको बोला इंस्टेंट ऑफ टाइम में बताना है, अगर मैंने बोला कि आपके पास 10 सेकंड है और आपके पास 1 सेकंड है, तो 1 इंस्टेंट टाइम होगा कि 10 इंस्टेंट टाइम होगा? 1 होगा, मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट मतलब जितना टाइम कम करते जाओगे हम उतना टाइम के करीब जाएंगे। टाइम इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एट दैट टाइम, एट द सेम मोमेंट। देखिए, 9 सेकंड में तो वो बहुत दूर निकल जाएगा, मतलब बहुत सारी वेलोसिटी उसकी चेंज हो जाएगी, बट जब मुझे इंस्टेंट ऑफ टाइम बोलना है, इंस्टेंट ऑफ टाइम मतलब एट टी इज इक्वल टू जीरो क्या था? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब मैं, अगर यहां से स्कूटर चालू करनी है, तो एट टी इज इक्वल टू जीरो कितनी स्पीड है? अगर नेक्स्ट टी इज इक्वल टू जीरो मतलब क्या हुआ, टाइम तो जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा कि जितना डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम जितना कम होगा, उतना मैं पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर पहुंचूंगा। लिमिट लिमिट जीरो का मतलब क्या होता है, नॉट इक्वल टू जीरो बट वेरी क्लोज टू जीरो। मतलब टाइम कुछ भी लैप्स नहीं होगा। मतलब मैंने देखो, जब मैं पुलिया मतलब यहां से गाड़ी निकला हूं मैं घर से लेके, और वो नौगाबारी का ब्रिज है, तो उस टाइम में मेरी स्पीड की वेलोसिटी कितनी थी, अगर किसी ने पूछ लिया उस टाइम पे, एट दैट इंस्टेंट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पिछले वाला टाइम से लेके मतलब घर से जो टाइम मैंने स्टार्ट किया था और वहां तक कुछ टाइम लिया होगा, और वहां से नागाबारी ब्रिज से मैं जब दत्ता मंदिर चौक गया, तो वहां से वहां पहुंचने के लिए कुछ टाइम लिया होगा। और किसी ने बीच में पूछ लिया कि तुम्हारी वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम कितनी थी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस टाइम में मतलब जो भी टाइम डिफरेंस आ रहा है उस टाइम डिफरेंस को मैं थोड़ा मिनिमाइज कर दूं, टेंस टू जीरो कर दूं। मतलब क्या होगा कि, देखिए, यहाँ पे वेलोसिटी v2 मान लेते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी v1 मान लेते हैं। अगर मैं इसको कम कर दिया और इसको यहाँ पे कर दिया, बात समझ में आ रही है? तो ये टाइम कम हो रहा है, जैसे जैसे ये टाइम नीचे आएगा और ये टाइम ऊपर जाएगा, तो ये टाइम मिलेगा मुझे, ये टाइम मिलेगा, तो इस टाइम पे कितनी वेलोसिटी होगी मुझे पता चल जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? ये टी क्या है आपका,
एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम टी। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए, दिमाग में नहीं घुसेगा, फिर भी थोड़ा सा ये लिख लीजिए कि डेल्टा टी जब तक जीरो नहीं करते हम दो टाइम का लैप्स, तब तक हम इस पर्टिकुलर पॉइंट के पास नहीं पहुंचेंगे, जब तक ये टी2 इधर नहीं आएगा और टी2 इधर, टी1 इधर नहीं जाएगा, जब तक ये दोनों टाइम का डिफरेंस हम जीरो जीरो करते करते जब तक टी के पास नहीं पहुंचते, तब तक हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होगी नहीं मिलेगी, मतलब एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम हमें नहीं मिलेगा। क्लियर है कि नहीं है? ये यहाँ पे पकड़ लेते, एट एनी टाइम टी चाहिए हमें, ये हमारा टी1 है और ये हमारा टी2 है। अगर मुझे टी निकालना है तो इसको इधर लेके आऊंगा और इसको इधर लेके आऊंगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, इन दोनों का डिफरेंस इतना था, ये डिफरेंस को कम करते जाओ, कम करते जाएंगे तो आप किसके पास आओगे, टी के पास। कम कैसे होगा, इस तरह से कम होगा। क्या होना चाहिए, लिमिट कहां तक पहुंचनी चाहिए, जीरो की तरफ, मतलब टी2 माइनस टी2, टी2 माइनस टी1 जब जीरो की तरफ जाएगा तभी हम टी के तरफ अप्रोच करेंगे। टी के तरफ अप्रोच करेंगे मतलब हम एट टी इज इक्वल टू कितनी वेलोसिटी होगी वो हमें पता चलेगी। टी मतलब क्या है, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, तो एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे क्या वेलोसिटी होगी, दैट इज नथिंग बट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इक्वेशन लिखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ग्राफ तो था एक, मैं मान लेता था कि T2 पे हमारी डिस्प्लेसमेंट x2 थी, T2 पे x2 थी, और T1 पे हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, x1 थी। हम सिर्फ पोजीशन और टाइम की बात, मतलब पोजीशन और टाइम प्लॉट कर रहे थे कि इस टाइम पे ये पोजीशन पे था, इस टाइम पे ये पोजीशन पे था, इस टाइम पे पोजीशन था। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो देखो क्या होगा। तो अब मुझे बताओ डेल्टा x कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, x2 माइनस x1, और डेल्टा t क्या हो जाएगा आपका, t2 माइनस t1। ठीक है, तो जो वेलोसिटी मिलेगी, जो मैंने ग्राफ निकाला था यहाँ पे इस तरह से, ये टाइम था, तो मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूँ, चलो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूँ। तो अगर ये पॉइंट है, सपोज ये t1 टाइम पे x1 पे था, और यहाँ पे अगर ये t2 टाइम पे x2 पे था, मुझे पता करना है कि इस पर्टिकुलर x पे कौन से टाइम पे था। तो क्या होना चाहिए, ये डिस्प्लेसमेंट, ये x2 माइनस x1 और t2 माइनस t1, हम क्या करेंगे अप्रोच, मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कहां पे था, ये x पे था, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ये क्या रहेगा आपका, वेलोसिटी, कौन सी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू टाइम यूर, अकॉर्डिंग टू टाइम योर डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग। तो पोजीशन जैसे जैसे चेंज हो रही है उसके हिसाब से आपको टाइम के हिसाब से मिल रहा है। अब थोड़ा सा आगे हम अगर जाते हैं तो देखिए, अगर मैं इसको डेल्टा टी को जीरो कर दूं लिमिट, मतलब जैसे मैंने अभी बोला था इंस्टेंटेनियस चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे लगा दूं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, मतलब टाइम क्या कर रहे हैं हम, डेल्टा टी मतलब जो टाइम लैप्स हुआ है वो क्या कर रहे हैं हम, कम कर रहे हैं, हमें क्या मिलेगा, पर्टिकुलर पोजीशन पे मिलेगी, तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। तो इसी पर्टिकुलर फैक्टर को लिखा जाता है v इज इक्वल टू, अगर हम वेलोसिटी लिखेंगे तो ये होगा आपका dx बाय dt। अब dx बाय dt मतलब क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसकी डिस्प्लेसमेंट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में कितनी चेंज हो रही है, दैट विल गिव द वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो अब ये क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये होगी वेलोसिटी की एक्चुअल डेफिनेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, dx बाय dt। क्लियर है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, ये डेरिवेटिव होती है x की, मतलब डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, अगर मैथमेटिक्स आप पढ़ोगे तो वहां पे आ जाएगा, v इज इक्वल टू dx बाय dt लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया, ये अभी समझ में नहीं आएगा, जब न्यूमेरिकल होगा तब समझ में आ जाएगा। देखो मैं मान लेता हूं कि एग्जांपल ले लेते, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट at t is equal to 3 seconds if
its displacement given by x is equal to 2t square plus t। अब देखो यहाँ पे x मतलब क्या है, अब मुझे माइक ऑन करो और मुझे बताते जाओ x मतलब क्या है आपका, बोलिए। x क्या है आपकी, डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब एज अ टाइम चेंजेस डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो चेंजेस। तो हमें वेलोसिटी निकालनी है उस ऑब्जेक्ट की 3 सेकंड पे कितनी होगी। तो देखिए हमने क्या निकाला था, ये वाला इक्वेशन निकाला था v इज इक्वल टू dx बाई dt। तो v इज इक्वल टू क्या मिलेगा, dx बाई dt बराबर है, बट व्हाट इज x, x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस t, हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो d dt ऑफ क्या आएगा आपका, डेरिवेटिव किसकी निकालनी है, 2t स्क्वायर प्लस t की। इससे पहले मैंने डेरिवेटिव आपको पढ़ाया था। अब मुझे बताओ इसकी डेरिवेटिव कितनी आएगी, कितना 4t प्लस 1, ये होगी वेलोसिटी। बट हमें कौन से टाइम पे वेलोसिटी निकालनी है, कौन से टाइम पे निकालनी है, तो पुट कर दो t की वैल्यू 3 सेकंड। तो v इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 4 इंटू 3 प्लस 1, क्या होगा बताओ, 13 मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव होता होगा, इस इक्वेशन के हिसाब से मूव होता होगा। तो बात समझ में आई, क्लियर है। इस तरह का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है समझ में आ गया। यस और नो, ओके। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की सिंपली डेफिनेशन याद रखना, जो ग्राफिकल बताया था वो आप बुक में पढ़ लेना, मैंने जो बताया था वैसा ही कुछ लिखा होगा उसमें। तो ये सिर्फ एक चीज ध्यान में रखना कि क्या बोला है मैंने, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है दैट इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए होती है, जैसे अगर कोई डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन है, ये अगर फंक्शन आता है टाइम का, तो उसके हिसाब से अगर आपको पूछा जाता है इस तरह का जो मैंने क्वेश्चन लिया है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको दिया तो पहले क्या करना पड़ेगा, उसकी डेरिवेटिव निकालनी पड़ेगी, बाद में फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा और टाइम की वैल्यू डाल के आपको पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मतलब 3 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी होगी वो पता चल जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। अब अभी एक मैं क्वेश्चन देता हूं, देखो। A displacement of object is given by the displacement, आप सॉल्व करके देखना, दिखाना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय x is equal to 0.04 t raised to the power 4, then find velocity at t is equal to 2 सेकंड, निकालो। 0.04 t raised to the power 4, कितना आ रहा है,
हाँ, तो v इज इक्वल टू dx बाई dt हो जाएगा। क्या आंसर आएगा इसका? 0.04 टी रेज टू पावर 4, तो ये हो जाएगा 0.04, कांस्टेंट बाहर निकलेगा, इंटू 4 टी क्यूब होगा, बराबर है। बराबर है कि नहीं है? डेरिवेटिव कितनी निकलेगी? 3। तो 4 4 16, मतलब 0.16 हो गया इंटू टी क्यूब। v इज इक्वल टू, बट आपको कहाँ निकालना है? t इज इक्वल टू 2 सेकंड, तो v इज इक्वल टू 0.16 इंटू 2 क्यूब। 2 क्यूब कितना होगा? 8। 0.16 इंटू 8 कितना आता है? 16 8 जार 1.28 मीटर पर सेकंड, दैट इज द वेलोसिटी एट। क्लियर है? क्लियर है? हाँ, तो समझ में आया कैसे सॉल्व करना है इस तरह के प्रॉब्लम?